गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। पिछले लेक्चर में हमने ऑक्सीडेशन रिडक्शन की जनरल टर्म्स के बारे में स्टडी की थी। आज हम ऑक्सीडेशन रिडक्शन के एप्लीकेशंस या फिर रेडॉक्स पोटेंशियल के एप्लीकेशंस के बारे में स्टडी करेंगे। तो जो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज है, यानी कि जो जनरल जो मानक इलेक्ट्रोड विभव होता है, उसी को रेडॉक्स पोटेंशियल कहा जाता है। तो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज के अंदर क्या होता है कि जो एलिमेंट्स होते हैं, तत्व होते हैं, उनको उनके ऑक्सीकरण अपचयन विभव के बढ़ते हुए क्रम में व्यवस्थित किया जाता है। अब इसमें क्या होता है कि इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में या तो अपन यानी जो मानक इलेक्ट्रोड विभव होता है उसको मानक अपचयन विभव ही माना जाता है। तो मानक अपचयन विभव का मतलब किसी का रिडक्शन होना। रिडक्शन का मतलब यानी कि वह आयनिक अवस्था से तत्व की फॉर्म में कन्वर्ट हो रहा है। तो इसके फर्स्ट एप्लीकेशंस में अपन देखते हैं कि नॉलेज ऑफ रिलेटिव टेंडेंसी ऑफ मेटल टू फॉर्म केटाइन, यानी कि धातुओं की धनायन बनने की जो अपेक्षित प्रकृति का होती है उसका ज्ञान अपन रेडॉक्स पोटेंशियल डाटा से कर सकते हैं, क्योंकि इन डाटाओं से अपन उसकी इलेक्ट्रोड विभव यानी डेल्टा ई या फिर डेल्टा जी का मान ज्ञात किया जा सकता है। यानी प्रत्येक धातु में क्या होता है, धातु आयन बनाने की प्रवृत्ति होती है और धातु के इस गुण को अपन इलेक्ट्रोपॉजिटिव प्रॉपर्टी कहते हैं। और किसी अगर मेटल के अंदर जितनी ज़्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव प्रॉपर्टी होती है उसकी धनायन बनाने की प्रवृत्ति उतनी ही अधिक होती है। तो किसी भी धातु की यह प्रवृत्ति धनायन बनाने की अर्ध अभिक्रिया के लिए डेल्टा जी का मान ज्ञात कर सकते हैं। और अगर डेल्टा जी का मान या डेल्टा जी जीरो का मान जितना अधिक ऋणात्मक होगा उसकी धनायन बनाने की प्रवृत्ति उतनी ही अधिक होती है। फॉर एग्जांपल जैसे अपन ने लिथियम लिया, लिथियम का जब अपन ऑक्सीडेशन करवाते हैं तो ऑक्सीकरण करवाने पर उसके E0 यानी मानक इलेक्ट्रोड विभव का जो मान होगा 3.04 वोल्ट होता है। और इस 3.04 वोल्ट से अपन गिब्स फ्री एनर्जी और इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के रिलेशन से जो समीकरण है उसमें वैल्यू रख करके अपन डेल्टा जी जीरो यानी कि स्टैंडर्ड गिब्स फ्री एनर्जी को ज्ञात कर सकते हैं। अगर इसका मान नेगेटिव आ रहा है तो वह उतना ही अधिक इलेक्ट्रॉन त्यागने की टेंडेंसी रखता है या फिर धनायन बनाने की प्रवृत्ति रखता है। तो यहाँ पर जो लिथियम है उसके लिए डेल्टा जी जीरो का मान जो है -3.04 फेराडे आता है, यानी कि लिथियम जो है वह आसानी से इलेक्ट्रॉन त्याग कर धनायन बनाने की प्रवृत्ति रखता है। तो इसमें इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में जो लिथियम है वह लिथियम का इलेक्ट्रोड ऑक्सीकरण विभव सबसे अधिक होता है और इसमें धनायन बनाने की प्रवृत्ति सबसे अधिक होती है। नेक्स्ट है नॉलेज ऑफ ऑक्सीडेंट एंड रिडक्टेंट, यानी कि अपचायक और ऑक्सीकारक पदार्थों का ज्ञान। तो वे पदार्थ जो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करते हैं वो ऑक्सीकारक कहलाते हैं और जो इलेक्ट्रॉन त्यागते हैं वो अपचायक कहलाते हैं। जैसे अपन कोई अर्ध अभिक्रिया लेते हैं, जैसे फ्लोरीन है, फ्लोरीन मॉलिक्यूल 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके 2 फ्लोराइड आयंस का निर्माण करता है और जो इसकी इलेक्ट्रोड विभव का मान होगा वह +2.87 वोल्ट होता है। और इसी प्रकार अगर अपन लिथियम का ऑक्सीडेशन करवाते हैं तो लिथियम प्लस आयन के अंदर कन्वर्ट होता है और इसके इलेक्ट्रोड विभव का जो मान होता है वह 3.04 वोल्ट होता है। तो दोनों ही अर्ध अभिक्रिया तब होगी जब इनके लिए जो डेल्टा जी का मान होगा वह ऋणात्मक, या फिर अपन यूँ कह सकते हैं कि ई का मान वैल्यू कैसी होनी चाहिए, धनात्मक। अगर डेल्टा जी का मान हमेशा ऋणात्मक होता है तो फ्लोरीन ऑक्सीकारक तथा लिथियम अपचायक है। तो इसमें अपन ये कह सकते हैं कि इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज के अंदर क्या होता है कि लिथियम सबसे ऊपर की ओर है तो यह प्रबलतम अपचायक की भांति व्यवहार करता है और फ्लोरीन जो है इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में सबसे नीचे की ओर है तो यह दुर्बलतम अपचायक कहलाता है, या फिर अपन इसको कह सकते हैं कि यह प्रबलतम ऑक्सीकारक की तरह बिहेव करता है। तो जब अपन इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में लिथियम से फ्लोरीन की तरफ जाते हैं तो उसके अपचायक गुणों में कमी आती है तथा ऑक्सीकारक गुणों में वृद्धि होती है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है इसकी
डिस्प्लेसमेंट ऑफ मेटल आयंस, यानी कि धातुओं का या धातु आयनों का विस्थापन। तो धातु आयनों का विस्थापन का मतलब होता है कि अगर अपन दो इलेक्ट्रोड लेते हैं, एक जिंक इलेक्ट्रोड है और एक निकल इलेक्ट्रोड है, तो दोनों इलेक्ट्रोड मिलकर के एक सेल का निर्माण करते हैं। अगर इनमें दोनों में किसी एक पर ऑक्सीडेशन और किसी पे रिडक्शन, तो इसमें क्या है कि अगर जिंक का ऑक्सीकरण और निकल का अपचयन होता है, तो जब अपन इस अभिक्रिया में देखते हैं कि कोई अभिक्रिया तभी संभव होगी जब उसके लिए डेल्टा G0 का मान नेगेटिव हो या फिर E0 की वैल्यू या ई सेल वैल्यू क्या होनी चाहिए, पॉजिटिव हो। तो यहाँ पर अपन देखते हैं कि जब जिंक और निकल इलेक्ट्रोड आपस में मिलकर के सेल का निर्माण करते हैं और इसके लिए ई सेल की वैल्यू ज्ञात करते हैं, तो वह पॉजिटिव प्राप्त होती है। इसका मतलब ये अभिक्रिया संपन्न हो सकती है और इससे अपन ये कह सकते हैं कि यहाँ पर किसी विलयन में से कम धनायन बनाने की प्रवृत्ति की धातु आयनों का विस्थापन कर देती है। तो यहाँ पर अपन देखते हैं कि जिंक धातु जो है निकल के ऊपर है, अतः जिंक धातु विलयन में से निकल +2 आयनों को विस्थापित कर देती है। यानी कि जो धातु ऊपर की ओर स्थित है इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में, वह अपने नीचे स्थित धातुओं को विस्थापित कर देती है, यानी कि उनका क्या करती है, अपचयन कर देती है। नेक्स्ट है डिस्प्लेसमेंट ऑफ नॉन मेटल आयंस। नॉन मेटल आयंस में क्या होता है कि किसी विलयन में कोई अधातु है, तो उन्हीं अधातु के आयनों को विस्थापित कर सकती है जिनमें ऋणायन बनाने की प्रवृत्ति विस्थापित करने वाली धातु से कम होती है। जैसे अपन एग्जाम्पल लेते हैं, फ्लोरीन है, फ्लोरीन 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके फ्लोराइड आयन बनाता है, और ब्रोमीन है जो 2 इलेक्ट्रॉन त्याग करके ब्रोमाइड आयन ब्रोमीन में कन्वर्ट होता है। जब इन दोनों अर्ध अभिक्रियाओं को मिलाते हैं तो एक सेल से जो वैल्यू आती है वह धनात्मक अपने को प्राप्त होती है। इसका मतलब ये अभिक्रिया संपन्न है या फिर अभिक्रिया संभव होगी। तो यहाँ पर क्या होगा कि जो फ्लोरीन अधातु विलयन में से ब्रोमाइड आयनों को विस्थापित कर देती है, यानी कि जो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज है उसमें ब्रोमीन में फ्लोरीन से ऊपर पाई जाती है, तो फ्लोरीन से ऊपर पाई जाती है, तो इसी कारण क्या होता है कि जो फ्लोरीन अधातु है विलयन में से ब्रोमाइड आयन को विस्थापित कर देती है, यानी ब्रोमाइड आयन का क्या कर देती है, ऑक्सीडेशन कर देती है। नेक्स्ट है डिस्प्लेसमेंट ऑफ हाइड्रोजन फ्रॉम हाइड्रा एसिड बाय एलिमेंट, यानी कि गैल्वेनिक सेल के अंदर या तत्वों द्वारा हाइड्रा अम्लों से हाइड्रोजन का विस्थापन करना। हाइड्रोजन का विस्थापन का मतलब है कि जो हाइड्रोजन से ऊपर की ओर स्थित तत्व हैं वो सारे के सारे उनका क्या होता है, ऑक्सीडेशन, और जो हाइड्रोजन से ऊपर वाले तत्व हैं या धातुएं हैं वो हाइड्रोजन का अपचयन कर देती है, और जो नीचे स्थित है वह अपचयन करने में संभव नहीं होती है, क्योंकि जो भी तत्व हाइड्रोजन से ऊपर पाए जाते हैं वे हाइड्रा अम्ल से हाइड्रोजन को विस्थापित करते हैं। नेक्स्ट है इसकी एप्लीकेशन, डिटरमाइनेशन ऑफ स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स ऑफ ए गैल्वेनिक सेल। गैल्वेनिक सेल में अपन ने पिछले लेक्चर में देखा था कि एक कैथोड और एक एनोड इलेक्ट्रोड होते हैं, जिंक और कॉपर छड़ के बने होते हैं। जहाँ पर जो जिंक होता है वह तो एनोड का कार्य करता है और जो कॉपर होता है वह कैथोड का कार्य करता है। तो जो ई सेल वैल्यू होती है वह ई कैथोड माइनस ई एनोड, और यहाँ पर जो एनोड इलेक्ट्रोड होता है उस पर तो होता है ऑक्सीडेशन, और जो कैथोड इलेक्ट्रोड होता है वहाँ पर क्या होता है, रिडक्शन होता है। और एनोड इलेक्ट्रोड को रखा जाता है बाईं ओर तथा कैथोड इलेक्ट्रोड को दाईं ओर रखा जाता है। तो ई कैथोड की जगह अपन ई राइट माइनस ई लेफ्ट भी कर सकते हैं। नेक्स्ट इसकी एप्लीकेशन है डिटर्मिनेशन ऑफ फिजिबिलिटी ऑफ ए रिएक्शन। तो रिएक्शन कब संभव पॉसिबल हो सकती है, तो इसके लिए 2 कंडीशंस होती है। एक कंडीशन तो है कि अगर उसकी गिब्स फ्री एनर्जी चेंज की जो वैल्यू होती है वह नेगेटिव हो तभी रिएक्शन संभव होती है, या फिर उसके लिए इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स E0 या ई सेल की वैल्यू होनी चाहिए पॉजिटिव। अगर ये पॉजिटिव है तो आसानी से अभिक्रिया संपन्न हो सकती है। जैसे अपन एग्जाम्पल लेते हैं जिंक और कॉपर इलेक्ट्रोड अर्ध सेल का या अर्ध अभिक्रियाओं का। जब दोनों ही इलेक्ट्रोड पर रिडक्शन होता है
तो उसके लिए ई की वैल्यू जो होती है वह नेगेटिव आती है, यानी यह अभिक्रिया संभव नहीं है। नेक्स्ट अपन ने लिया कि एक में जिंक का तो क्या होता है रिडक्शन और कॉपर का ऑक्सीडेशन। तो इस अभिक्रिया के लिए जो ई सेल की वैल्यू आती है वह क्या आती है, नेगेटिव वैल्यू आती है। और नेगेटिव जिनके लिए ई की वैल्यू नेगेटिव होती है वह अभिक्रिया संभव नहीं होती है। या फिर अपन यूँ कह सकते हैं कि अगर इस अभिक्रिया को अपन अपोजिट डायरेक्शन में करवाएं या विपरीत दिशा में अगर करवाते हैं तो ये अभिक्रिया संभव है। और थर्ड कंडीशन है कि अगर कॉपर का रिडक्शन और जिंक का ऑक्सीडेशन होता है तो यह अभिक्रिया आसानी से संपन्न होती है। नेक्स्ट एप्लीकेशन है कैलकुलेशन ऑफ फ्री एनर्जी ऑफ ए सेल रिएक्शन, यानी किसी भी सेल रिएक्शन के लिए फ्री एनर्जी को ज्ञात करना। और फ्री एनर्जी और इलेक्ट्रोपोटेंशियल के बीच में जो रिलेशन है वह है डेल्टा G0 माइनस NFE0। डेल्टा G0 स्टैंडर्ड फ्री एनर्जी चेंज, N हो जाएगी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, F फेराडे कांस्टेंट और E होता है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स कहलाता है, या इलेक्ट्रोड विद्युत वाहक बल कहते हैं इसको। तो इस समीकरण में अपन वैल्यू रख करके किसी भी सेल रिएक्शन के लिए अपन फ्री एनर्जी की कैलकुलेशन कर सकते हैं। नेक्स्ट एप्लीकेशन है इसकी कैलकुलेशन ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ऑफ सेल रिएक्शन। सेल रिएक्शन के लिए साम्य स्थिरांक की गणना करना। तो साम्य स्थिरांक की गणना करने के लिए अपन नेनर्स इक्वेशन काम में लेते हैं। और नेनर्स इक्वेशन है कि E बराबर E0 माइनस 2.303 RT/NF log के इक्विलिब्रियम। अगर साम्य की अवस्था होती है तो यहाँ पर जो E होता है विद्युत वाहक बल होता है उसका मान 0 होता है। तो अपना जो फाइनल समीकरण है log के इक्विलिब्रियम बराबर NFE0 अपॉन 2.303 RT। इस समीकरण में अपन वैल्यू रख करके किसी भी रिएक्शन के लिए साम्य स्थिरांक की गणना कर सकते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है डिटरमाइनेशन ऑफ डिसप्रोपोर्शियोनेशन, यानी कि असमानुपातन का निर्धारण या विषम अनुपातन का निर्धारण करना। इसमें क्या होता है कि विषम अनुपातन वो होता है जिसमें कोई तत्व है और एक ही अणु में उसी में ऑक्सीकृत हो रहा है और उसी में अपचयित हो रहा है, यानी ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों क्रियाएं उसी एक ही के अंदर हो रही हो, तो उसी अभिक्रिया को अपन विषम अनुपातन कहते हैं। जैसे Hg2 2+ है, यहाँ पर एक Hg के अंदर अपचयित हो रहा है और दूसरे का Hg 2+ के अंदर ऑक्सीडेशन हो रहा है। तो यानी कि दोनों ऑक्सीकृत और अपचयित दोनों ही एक ही अणु में हो रहे हैं, तो उसको अपन विषम अनुपातन कहते हैं। तो अगर ऑक्सीकरण अपचयन अभिक्रिया, तो अगर इसके लिए भी E0 का मान धनात्मक होता है तो यह अभिक्रिया भी संभव होती है। नेक्स्ट है आयन एक्सट्रैक्टिंग मेटल, यानी कि इन एक्सट्रैक्टिंग मेटल, यानी कि धातु निष्कर्षण के अंदर। तो इसमें क्या होता है कि अपन वे धातुएं जिनका अपचयन विभव अधिक ऋणात्मक होता है, कम ऋणात्मक अपचयन विभव वाली धातुओं के आयनों से विलयन में से उन धातुओं को विस्थापित कर देती है। यानी कि अधिक ऋणात्मक अपचयन विभव वाली जो धातुएं होती है वह अपने से कम ऋणात्मक अपचयन विभव वाली धातुओं को विस्थापित कर देती है। तो इसकी सहायता से अपन किसी धातु का निष्कर्षण कर सकते हैं। और लास्ट जो इसकी एप्लीकेशन है वह है कैलकुलेशन ऑफ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ ए हाफ सेल, यानी कि अर्ध सेल का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ज्ञात करना। तो अर्ध सेल का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की गणना भी इस इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज की सहायता से आसानी से कर सकते हैं।